Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 14 जनवरी 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लग्जमबर्ग को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे नेशनल लेवल पर नीचे दिए गए ऑप्शन में जो 4 अलग अलग मंत्रालय हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा मंत्रालय है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने को इंश्योर करता है। ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, या ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों पहले बता दूं आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि कुछ ज़्यादा काम के न्यूज़ आर्टिकल्स आज हमारे न्यूज़पेपर में प्रेजेंट नहीं हैं, लेकिन जो भी प्रेजेंट हैं उसको अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हैं तो उनको लिंक करके आपको जैसा डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाया जाता है वीडियो, उसी प्रकार से प्रोवाइड करवाया जाएगा। जब हम बात करते हैं थंबनेल पर प्रेजेंट आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, इवन चाहो तो आप नासा की वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हो कि एक प्लैनेट डिस्कवर किया गया है, और वो जो प्लैनेट है वो बिल्कुल पृथ्वी के साइज और शेप में आपको ये देखने को मिल जाता है। और वो जो प्लैनेट है उसका नाम रखा गया है HD 63433D। तो क्वेश्चन आपसे कैसे बन सकता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो कभी कभी इस तरीके से सवाल पूछे गए। आपसे ये पूछा जा सकता है, ये नाम दे दिया जाएगा HD 63433D, ये हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? तो आपने पता होना चाहिए पृथ्वी के साइज का एक प्लैनेट है जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। तो न्यूज़ क्या है ये तो आपको यहाँ पे पता चल चुकी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताया ये भी जा रहा है कि जो ये प्लैनेट अभी हमने डिस्कवर किया है, ये प्लैनेट हमारे पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा यंगर है, यानी कि पृथ्वी का आप इवोल्यूशन देखोगे तो पृथ्वी बहुत पहले बनी थी, जबकि ये जो प्लैनेट है इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है बने हुए। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये क्या एक वाकई में पूरा प्लैनेट ही है, पूरा ग्रह है जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है? नहीं दोस्तों, आपने थंबनेल में एक चीज़ देखी होगी कि मेंशन किया गया है कि सौर मंडल के पीछे, यानी जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उसके पीछे पृथ्वी के आकार का एक ग्रह हमको पाया गया है। अब इस सौर मंडल के पीछे का मतलब क्या है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की साइड प्रेजेंट होगा तो उसको हम एक्सोप्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है एक्सोप्लैनेट? आई होप आप इसकी डेफिनेशन को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो अभी रिसेंटली प्लैनेट डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है HD 63433D, ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार का पृथ्वी की तरह ही एक्सोप्लैनेट। और एक्सोप्लैनेट कौन से प्लैनेट होते हैं? जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की साइड होते हैं। अब सवाल यह है कि जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो हमारे सूर्य को ऑर्बिट कर रही है, क्या ये वाला प्लैनेट भी किसी चीज़ को ऑर्बिट कर रहा है? हाँ बिल्कुल, ये वाला जो प्लैनेट है ये भी एक हमारे सूर्य की तरह दिखने वाले स्टार को ऑर्बिट कर रहा है, और उस स्टार का नाम है HD 63433। कहोगे एक मिनट, ये तो प्लैनेट का ही नाम है ना? नहीं, देखो प्लैनेट के नाम और स्टार का नाम, जो ये सन की तरह स्टार है, इनके नाम के बीच में एक फ़र्क है। जो प्लैनेट का नाम है इसमें लास्ट में D लगा हुआ है, ध्यान होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये सन की तरह स्टार है जिसके इर्द गिर्द ये प्लैनेट घूम रहा है, उस स्टार का जो नाम है वो है HD 63433। आगे D वगैरह या कुछ भी नहीं लगा हुआ है।
या फिर यहाँ पे हम इस सन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, TOI 1726 के नाम से। ये जो थोड़े थोड़े नाम है, ध्यान रखना, थोड़े से टिपिकल लग रहे हैं, बट क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली बन सकते हैं। ये एक बेहतरीन फोटो है इस चीज़ को समझने के लिए। तो ये हो गया हमारा एक सन की तरह पूरा बड़ा सा स्टार, जिसका नाम आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी जो हमारी पृथ्वी की तरह प्लैनेट डिस्कवर किया गया है वो प्लैनेट ये वाला है, ठीक है, HD 63433D। ऐसे ही डी के साइड यहाँ पर डी के साथ साथ बी वाला भी है हमारे पास में, सी वाला भी है, लेकिन ध्यान रखना हम यहाँ पे इस वाले प्लैनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग अगर नॉर्मली देखें अपने सोलर सिस्टम में, तो सन के इर्द गिर्द यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है वो ऑर्बिट करती है। उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये जो स्टार आपको दिख रहा है हमारे पूरे सूर्य की तरह, उसके इर्द गिर्द ये वाला प्लैनेट भी ऐसे ही ऑर्बिट करता है, जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। समझ गए इस बात को? लेकिन ये कितनी दूर है? तो बोला जा रहा है कि हमारे सूर्य से लगभग ये जो स्टार है वो 73 लाइट ईयर्स दूरी पर है, पहुंचना नामुमकिन है। बहुत ही ज़्यादा दूरी पर यहाँ पर आपको ये जो पर्टिकुलर स्टार है या पूरा सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए? और जैसे मैंने बताया कि जो ये पूरा सिस्टम है थोड़ा सा यंगर है, यानी कि ये जल्द ही बना है। बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर आपको ये पूरा सिस्टम दिख रहा है जो अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया, ये लगभग कम से कम 400 मिलियन साल पुराना है, जबकि हमारी पृथ्वी अगर आप देख पाओगे वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी आपको नजर आती है। समझ गए? तो ये यहाँ पर डिस्कशन हुआ। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे थोड़े और कंपैरिजन को देखोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो सोलर सिस्टम है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, लेकिन जो यहाँ पर ये पूरा नया वाला सिस्टम देखने को मिला है, ये इसकी उम्र तो बहुत कम है, बहुत ही कम, लगभग ये 400 to 500 मिलियन ईयर्स पुराना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी बताई जा रही है कि जो ये नया वाला सिस्टम है, इसमें ना जो ये प्लैनेट पाया गया है वो अपने स्टार के बहुत ही ज़्यादा करीब है, अपने सूर्य के, उसका सूर्य कह सकते हो, उसके बहुत ही ज़्यादा करीब है। और करीब होने के नाते वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है ये जो प्लैनेट है ये उस स्टार के प्रति एक लॉक्ड है, यानी कि कह सकते हो कि ये अगर उसका सूर्य है और ये प्लैनेट है, तो वो प्लैनेट जो है ना एक साइड पे लॉक्ड है। होता क्या है, पृथ्वी आप देख पाओगे एक तरीके से यहाँ पर रिवॉल्व भी कर रही है सन के प्रति और अपने ऑर्बिट पर रोटेट भी कर रही है, इस तरीके से वो घूम भी रही है ना, जिससे यहाँ पर एक तरफ दिन एक तरफ रात ऐसे होती रहती है। सभी को पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इस वाले सिस्टम में कि जो यहाँ पे छोटी वाली पृथ्वी की तरह जो ये पूरा हमारा प्लैनेट है वो अपने स्टार के प्रति घूम तो रहा है, लेकिन अपने ऑर्बिट पर चक्कर नहीं मार रहा है, अपने ऑर्बिट पर एक ही जगह पर फिक्स है। तो यहाँ पर इसका एक साइड पर हमेशा दिन है और दूसरे साइड पर यहाँ पर हमेशा आपको नाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। अपने एरिया में ये पूरी तरह से लॉक है और लॉक हो के यहाँ पर ये अपने सूर्य का चक्कर लगा रहा है। समझ गए? तो इसका मतलब इस प्लैनेट का जो एक साइड है वहाँ पर दिन हो रही है कांस्टेंट तरीके से, क्योंकि वो लगातार अपने स्टार को फेस कर रहा है, वहाँ से गर्मी लगातार वहाँ पे पड़ रही है, और उसका दूसरा साइड यहाँ पे कूलर एरिया में है, ठीक है, वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। और क्योंकि लगातार, और जैसे मैंने बोला ये अपने स्टार के बहुत ही ज़्यादा करीब है ना, और लगातार यहाँ पर रेज पड़ रही हैं उसकी, तो इस चक्कर में यहाँ इस प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो लगभग 1260 डिग्री सेल्सियस के आसपास का देखने को मिलेगा, यानी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। और ये पता है लगभग 4.2 डेज में कह सकते हो कि अपना एक चक्कर मारता है। कहने का मतलब है जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में मारती है, एक साल हो जाता है उस समय पर, उसी प्रकार से ये केवल 4.2 डेज में यहाँ पे अपने सूर्य का या अपने स्टार का एक चक्कर मार लेता है ये वाला प्लैनेट। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, अपने स्टार के बहुत करीब है, छोटा सा है, तो इस चक्कर में यहाँ कोई प्रॉपर एटमॉस्फेयर वगैरह भी नहीं नज़र आता। ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरनेट पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखने, एग्जामिनेशन में आपसे नाम के बेसिस पर पूछा जा सकता है। और ये डी लगा दिया तो प्लैनेट है, और डी हटा दोगे तो वो स्टार कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है दोस्तों। ये पेज नंबर 1 पे मैं माफ़ी चाहूँगा यार, होता क्या है मैं ऊपर ये टैग्स ना कभी कभी हटाने भूल जाता हूँ, कभी कभी तो सारे चेंज कर देता हूँ, कभी कभी हटाने भूल जाता हूँ। आज भी ये जो टैग्स है मैं हटाने भूल गया हूँ, चेंज करने भूल गया हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो आर्टिकल्स आपके न्यूज़पेपर में ही प्रेजेंट है, ठीक है। आप शायद पेज नंबर 4 या पेज नंबर 3 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। आपने कई बार इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, अक्सर ये न्यूज़ में रहता है, और आधा प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैटर ये क्यों आ रहा है, क्यों ये न्यूज़ में है? तो बोला जा रहा है कि लगभग ये डैम कंप्लीट, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अभी तक इसको कोई भी एनवायरमेंटल अप्रूवल नहीं मिला है।
होता क्या है कि आपको पता होगा कोई भी प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं तो उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपने लेना पड़ता है कि भाई आपका प्रोजेक्ट लगेगा तो उससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने ऐसा कोई भी एनवायरमेंटल अप्रूवल लिया ही नहीं, अभी तक मिला ही नहीं अप्रूवल, लेकिन इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट लगा डाला। तो अब इनके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इवन यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार ने कई सारे कह सकते हो जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स हैं उनको भी इन्वोक किया है, और अभी ये पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू देखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि भैया ये जो प्रोजेक्ट है इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है एनवायरमेंट के ऊपर। आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो लेना चाहिए था ना, एक अप्रूवल आपके पास में होना चाहिए था कि हाँ आप इस प्रोजेक्ट को इस एरिया में लगा सकते हो, ठीक है, इस प्रकार का क्लियरेंस मिलता है। और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यहाँ पर यह है, कमेटी ने यह बोला है कि लगभग 82% जो ये डैम है और 33.5% जो कैनाल नेटवर्क का काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बिना क्लियरेंस के, ठीक है, इनके पास में कोई ऐसा सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो यहीं पर जो हमारी एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी है वो रेकमेंड करती है जो प्रोजेक्ट के डेवलपर्स हैं इनको एक फ्रेश एनवायरमेंटल प्रोसेस को पूरा करना चाहिए, ठीक है, और अगर कोई डैमेज हुआ है एनवायरमेंट को तो फटाफट उसको रीस्टोर करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हमारे पास में एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए एक प्रॉपर लॉज हैं, नियम हैं, और दूसरी तरफ यही लॉज फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो ये मैटर अभी फिर से न्यूज़ में आ चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, कोई फ्रेश इसका रेगुलेशन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या कैसे काम होगा, ये सब कुछ हमको समझ में आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को इसी साल ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो उठाया था, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स थे मिनिस्ट्री के उन सबको रोक दिया और बोला भैया आप हमारे एनवायरमेंट क्लियरेंस तो दिखाओ, और बोला कि देखो एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, तब तक के लिए काम रुका हुआ है, और अगली सुनवाई यहाँ पर सेट कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगली सुनवाई आने वाले 4 सप्ताह में होने वाली है, तब देखेंगे इसका क्या पूरा डिसीजन निकल कर आएगा, जिस वजह से ये पूरा मैटर न्यूज़ में है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ चुका है, लेकिन आपको एक तरफ ये भी पता होगा कि जो ये आर्टिकल है ये एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज़ में इस तरीके से रहेगा, लेकिन एग्जाम के लिए कुछ बेसिक चीज़ आपने पढ़नी है, वो पता होना चाहिए कि केन बेतवा प्रोजेक्ट है क्या, आखिरकार इससे संबंधित क्या क्या दिक्कतें हैं हमारे सामने, और ऐसे कई सारे और भी प्रोजेक्ट हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टली आपसे इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये 2 नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट है। 2 नदियां कौन कौन सी हैं, इनके नाम में ही लिखा हुआ है, केन एक नदी है और बेतवा दूसरी नदी है। इन दोनों को आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। इंटरलिंक करने के पीछे का मेन पर्पज़ क्या है, मेन पर्पज़ है कि जो केन नदी है, केन नदी में ज़्यादा पानी है, सरप्लस वाटर है, और बेतवा नदी के अंदर में पानी कम है। तो केन नदी से जो सरप्लस वाटर है और उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना बेतवा नदी के अंदर में, ताकि बेतवा नदी में अच्छा खासा पानी पहुँचे और बेतवा नदी के आसपास के जो सूखे पड़े रीजन हैं उनको हरियाली मिल सके। ये हमारा मेन पर्पज़ है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आपको ये नज़र आ रही होगी, ये जो नदी आ रही है ये है केन रिवर, सॉरी ये वाली जो नदी है बेतवा रिवर है। कौन सी है, ये बेतवा नदी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये वाली जो नदी आ रही है दोस्तों, ये है हमारी केन नदी। तो ये वाली हो गई बेतवा और ये वाली हो गई केन नदी, ठीक है। और अगर आप इनका लोकेशन देखोगे तो जो केन नदी है वो मध्य प्रदेश के अंदर में है, एग्जैक्ट तरीके से आपको ये नज़र आएगा। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारा एमपी है, ऊपर वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा है ये हमारा यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश है। तो केन नदी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, और ये जो बेतवा नदी है इसका मैक्सिमम पोर्शन आप देख पाओगे तो वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और यहीं पर इन 2 नदियों को हम कैसे जोड़ रहे हैं, बीच में एक नाला बनाकर, एक कैनाल बनाकर। तो आप ये देख पाओगे केन नदी में ज़्यादा पानी, अब ज़्यादा पानी हमें यहाँ तक पहुँचाना है। तो क्या किया, यहीं पर पन्ना टाइगर रिजर्व के पास में ही एक डैम बनाया गया जिसका नाम है दौदन डैम, ठीक है। दौदन डैम का नाम ध्यान रखना, अभी चर्चाओं में है ये। तो यहीं से क्या किया, एक नाले की खुदाई करनी शुरू कर दी, और इस तरीके से यहाँ पर ये नाला खोदते खोदते एक प्रकार का कैनाल इन्होंने पूरा डेवलप कर दिया और ले जाकर इधर बेतवा नदी में मिला दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि इधर केन नदी का जो पानी है वो जो सरप्लस वाटर है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे डैम बना हुआ है तो एग्जैक्ट तरीके से छोड़ा जाएगा, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो यहाँ पर छोड़ देंगे और वो इस कैनाल के ज़रिए, इस नाले के ज़रिए बहकर वो पानी बेतवा नदी में पहुँच जाएगा, ठीक है। और बेतवा नदी में पहुंचने के बाद में जो आसपास का बुंदेलखंड वाला रीजन है, ठीक है, इन सब रीजन में एक प्रॉपर हरियाली मिल सकेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे तो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है पिछले कुछ समय से। तो ये एक मेन पर्पज़ था केन बेतवा का। इतनी बात आपको क्लियर आ गई। अब दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, 77 मीटर टॉल और 2 किलोमीटर चौड़ा दौदन डैम बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया।
पन्ना टाइगर रिजर्व में ये डैम बन रहा है। तो पहला सवाल तो यही उठा है कि भैया आप टाइगर रिजर्व में डैम बना रहे हो, तो वो जहाँ पे वो टाइगर्स पल रहे होंगे उनके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिया है नहीं, तो इस वजह से तो ये मुद्दे उठ रहे हैं। समझ गए? तो दो नदियों को जोड़ने का ये पूरा प्रोजेक्ट है। और इस प्रकार के दोस्तों 30 लगभग प्रोजेक्ट हैं हमारे देश के अंदर में, जहां पर दो दो नदियों को एक साथ में जोड़ा जा रहा है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, ये आपको फोटो दिखेगा। ठीक है, ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर वाला रीजन है जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये आप देख पाओगे दो दो नदियों को लगातार जोड़ा जा रहा है। कौन कौन सी नदियां जोड़ी जा रही हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिख रहा होगा। महानदी और गोदावरी यहाँ पर जोड़ी जा रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे पोलावरम, विजयवाड़ा, इस तरीके से दो दो नदियां जोड़ी जा रही हैं। हिमालयन रीजन में भी दोस्तों कई सारी नदियों को जोड़ा जा रहा है। यहीं पर केन बेतवा वाला भी है, देख पाओगे 10वें नंबर पर यह है केन बेतवा वाला। तो इस तरीके के कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारी यहाँ पर दो नदियां हैं जिनको जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे 30 प्रोजेक्ट्स हमारे देश में देखने को मिलेंगे जहां पर एक नदी से सरप्लस वाटर को निकालकर दूसरी नदी में पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब सवाल यह है कि केन बेतवा को बनाने के पीछे का थोड़ा बहुत तो रीजन हमको समझ में आ रहा है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा जरा ये भी जान लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक डैम बन रहा है, और वो जो डैम है वो मल्टीपर्पज डैम है। वहाँ पे जो पानी इकट्ठा होगा उससे बहुत सारी बिजली का उत्पादन भी हो सकेगा। 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर जनरेट कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर पीने का पानी पहुँच सकेगा लगभग 62 लाख लोगों को। ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, ऐसा बताया गया। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी चिंताएं भी उठ रही हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर। अब वो चिंताएं क्या हैं? सबसे पहली जो चिंता है वो है एनवायरमेंटल कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि बहुत सारा एनवायरमेंटल डैमेज होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसको बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरना होगा। ठीक है, तो इस चक्कर में इसको बीच में अप्रूवल रोक भी दिया गया था, बड़ी बड़ी अथॉरिटी से अप्रूवल मिल भी नहीं पाया था। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर लिया बिना क्लियरेंस के, और लगभग आधा प्रोजेक्ट ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमिक इशू, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा खर्चा आने वाला है। और एक बार का खर्चा नहीं, आपने एक बार खर्चा कर दिया, नाला बना दिया, दो नदियों को जोड़ दिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको इसका मेंटेनेंस के लिए लगातार पैसा खर्च करना होगा। इस चक्कर में भी जो ये प्रोजेक्ट है ये लगातार डिले पे डिले होता चले जा रहा है। फिर बात है यहाँ पर सोसाइटी का इशू, क्योंकि दोस्तों इस प्रोजेक्ट को जब लगा रहे हैं तो बीच में कई सारे लोगों के घर, कई सारे जंगलों से यहाँ पर ये जो पूरा कैनाल है उसको गुजारा गया है। तो इस चक्कर में कई सारे लोगों को यहाँ पे हटाया गया उनके घरों से। ठीक है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया गया, उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सोसाइटल बहुत बड़ा इशू हमको ये नजर आता है। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारी बॉडीज है हमारे पास में। तो एक बॉडी है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट नाम की। ठीक है, इसको हम लोग पहले नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से जानते थे। इस बॉडी का मेन मकसद यही है कि भैया एक नदी जिसमें पानी ज़्यादा है, एक दूसरी नदी बराबर से जा रही जिसमें पानी कम है, तो क्या करना, उस कम पानी वाली नदी के अंदर में पानी खींच कर लाना ज़्यादा पानी वाली नदी से, जैसा अभी हमने केन बेतवा के अंदर में पढ़ा। ठीक है, और इसी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत जो हमारी अलग अलग बॉडीज़ हैं, देख पाओगे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है, इन्होंने इस प्रकार के 30 जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको आइडेंटिफाई कर रखा है कि ऐसे 30 प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम चल रहे हैं, जहां पर हम वाटर सरप्लस नदी से पानी निकालकर वाटर डेफिसिट वाली नदियों में पहुंचा रहे हैं। बात क्लियर हुई? अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन के लिए आपको पता होना चाहिए केन बेतवा नदी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों केन और बेतवा नदी दोनों की दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? मध्य प्रदेश से निकलती हैं, और दोनों ही नदी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो केन नदी है वो यमुना से मिलती है बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश में, और बेतवा नदी जो है ये यमुना से मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर ही हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों राजघाट, परिचा और मतिलाल ये जो डैम्स आपको देखने को मिलेंगे, जो 3 डैम है, ये एक बेतवा नदी के ऊपर में है, और जो केन नदी है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होती हुई गुजरती है। ये भी आपने बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये केन और बेतवा नदी के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छा रुक जाओ, अभी नहीं, एक क्वेश्चन भी अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, आऊँगा, लेकिन आपने जो ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ा है, इस आर्टिकल का महत्व क्या है ज़रा ये जान लें। देखो, यूपीएससी ने डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा मेंस के अंदर में, आप मेंस का पेपर उठा सकते हो 2020 का। यहाँ पे सवाल पूछा गया है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वायबल सोल्यूशन टू द मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राफ्ट, फ्लड, इंटरप्टेड नेविगेशन, क्रिटिकली एग्जामिन। चाहो तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो
अपना जैसा आप मेंस का क्वेश्चन लिखते हो ना डेली बेसिस पे, वैसा आप लिख सकते हो। 2020 का क्वेश्चन था कि भैया दो नदियों को आपस में जोड़ने से क्या कोई प्रॉब्लम, जैसे कि सूखे की प्रॉब्लम है, बाढ़ की प्रॉब्लम है, इस प्रकार की प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है? इसके ऊपर आप क्या विचार रखते हैं, ज़रा इसके बारे में समझाएं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, तो आप बढ़िया तरीके से बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स दे के इसको मेंशन कर सकते थे। ठीक है, हिंदी में रीड कर देता हूँ। नदियों को आपस में जोड़ने से सूखे, बाढ़ और बाधित नौवहन की बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान मिल सकता है। आलोचनात्मक जांच करें। चाहो तो आप इसका आंसर लिख सकते हो और अपना टेलीग्राम पर, जहाँ पे डेली बेसिस पर सबमिट करते हो, वहाँ पे सबमिट कर सकते हो ना। अब आते हैं, तो अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में बढ़िया मौका है यहाँ पे ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में मिलता क्या है, तो आप अगर देखोगे, जैसा हमने आर्टिकल डिस्कस किया है, इस आर्टिकल में ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिलेंगी जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हर एक आर्टिकल की, वो सब आपको रेडीमेड नोट्स में, स्पेशली प्रिंटेड फॉर्म में आपको ये प्रोवाइड करवाई जाती हैं। यानी अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, घंटों लग जाएंगे भाई, ये सारी चीज़ आप उतारने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का एक प्रिंटेबल पीडीएफ आपको तैयार करके दिया जाता है डेली बेसिस पर। डेट वाइज सारे पीडीएफ्स इस ग्रुप के अंदर में पड़े हुए हैं। चाहो तो आप इन पीडीएफ्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस ग्रुप में ज्वाइन होने से आपका सारा का सारा करंट अफेयर का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। ठीक है, सिक्योर कहने का मतलब है, जैसे आप अपने तरफ से पीडीएफ्स वगैरह इकट्ठी करनी शुरू करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे स्टोरेज का इशू और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर तरीके से एक्सेस कर सकते हो। आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। आप किसी भी तारीख का पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। समझ गए? और दोस्तों, इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ, आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे वीडियो को चेक कर सकते हो कि हाँ, मुझे किस तरीके से यहाँ पे फ़ायदे होंगे। फिर आपने आपको सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों एक बात जो हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर दिया कर दो। ठीक है, एक सपोर्ट मिलता है। तो आप 5000 लाइक्स का आपको डेली बेसिस पे टारगेट दिया जाता है। प्लीज़ आप इस टारगेट को अचीव करवा सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो आज के न्यूज़पेपर में एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक करेंगे। हुआ क्या है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो अभी भी यहाँ पर काम कर रही है कि भाई एक कैंपेन स्टार्ट किया जाए लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, और वो कैंपेन होगा एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन। देखो होता क्या है कि इंडिया में कैंसर कई सारे प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, लोगों में फैले हुए हैं। और महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा कैंसर आपको देखने को मिलता है वो है सर्वाइकल कैंसर। कौन सा? सर्वाइकल कैंसर आपको देखने को मिलता है वेजाइना के अंदर। ठीक है, और ये कैंसर बहुत कॉमन है। मैक्सिमम जो फीमेल्स है वो यहाँ पर इस कैंसर से गुजर रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ पर इसको डायग्नोस कर लिया जाए, पता लगाने के बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, तो ये वह एक ऐसा कैंसर है जो सक्सेसफुली पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। कंप्लीटली इसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी हमारी सरकार यही फोकस कर रही है कि जो एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन है वो स्टार्ट किया जाए। ये वैक्सीन, एचपीवी नाम की एक वैक्सीन है, वो यहाँ पे इन लड़कियों को प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि यहाँ पे जो ये स्पेशली सर्वाइकल कैंसर है उस कैंसर को रोक सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ये सर्वाइकल कैंसर फैला हुआ है गर्ल्स के अंदर में, वो है HPV 16 और 18 वाला कैंसर। ठीक है, 70% सर्वाइकल कैंसर के केसेस यहाँ पर 16 और 18 वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर केसेस को ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो हमारी सरकार ने कल के दिन सैटरडे में ये बात बोला है कि देखिए अभी हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन डिसीजन लेंगे, जल्दी बताएंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो कैंपेन है उसको स्टार्ट करना है, और कैसे यहाँ पर जो गर्ल्स हैं स्पेशली 9 से लेकर जो 14 एज तक की यहाँ पर गर्ल्स हैं उनको किस तरीके से ये वैक्सीन प्रोवाइड करवानी है। क्योंकि इस वैक्सीन से यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के केसेस को रोका जा सकता है। क्योंकि अगर आप दोस्तों यहीं पर एक डेटा देखोगे तो पूरे दुनिया में जो सर्वाइकल कैंसर है ये चौथा सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है महिलाओं में। लेकिन ये तो हमने दुनिया की बात करी, अब बात करते हैं स्पेसिफिकली इंडिया की। तो इंडिया में जो सर्वाइकल कैंसर है ये दूसरा सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है महिलाओं के अंदर में।
दुनिया भर में जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं उसमें इंडिया से सबसे ज़्यादा केसेस का कंट्रीब्यूशन होता है, ये भी बताया गया है। दैट इज़ वाई इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। कई सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी इस वैक्सीन को अवेलेबल करवा चुकी हैं अपने लड़कियों तक, अपने गर्ल्स तक, अपने देश की। तो हमें भी यहाँ पर एक काम करना होगा और इस प्रकार के कैंसर्स को हमें टैकल करना होगा, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना यह है कि जो HPV वैक्सीन है, ये वैक्सीन से इफेक्टिव वैक्सीन कोई वैक्सीन नहीं है जो सर्वाइकल कैंसर को टैकल कर सके। और 90% चांसेस हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर है उस महिला से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा जब उनको हम ये HPV वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, उस प्रोग्राम के तहत हमें HPV वैक्सीन को जल्द से जल्द यहाँ पे प्रोवाइड करवाना होगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। तो ये तो आर्टिकल हो गया हमारा। अब ये न्यूज़ है। एग्जामिनेशन के लिए कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जो फैक्ट्स हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें निकाल कर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप प्लीज़ अब जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो यहीं से बनेगा। तो बात हो रही है वैक्सीन ड्राइव टू फाइट सर्वाइकल कैंसर। भारत सरकार ने यहाँ पर 3 फेसेस में जो वैक्सीनेशन है उसको देने की बात की है इस ह्यूमन पपिलोमा वायरस के लेकर, क्योंकि दोस्तों ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है एक वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम HPV वायरस है, यानी कि ह्यूमन पपिलोमा वायरस। तो इस वायरस के खिलाफ 3 फेज में वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी ऐसी लड़कियों को जिनकी उम्र 9 से 14 साल है। ठीक है, इनमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है सर्वाइकल कैंसर का। तो ये सर्वाइकल कैंसर को लेकर जैसे आगे भी जो रिस्क होगा वो ख़त्म हो जाएगा जब इस एज में यहाँ पर ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये वैक्सीन HPV नाम का जो वायरस है इसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। और यही वायरस की वजह से जो कैंसर है, एनस में कैंसर हो सकता है, वेजाइना में कैंसर हो सकता है, ओरोफेनिक्स में कैंसर भी हो सकता है। तो ये सभी प्रकार के कैंसर से बचाने का काम करेगा। ठीक है, और जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है दोस्तों, इन्होंने 2023 में ऑलरेडी एक वैक्सीन लॉन्च कर दी है HPV वैक्सीन, जिसका नाम है सर्वावैक। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है सर्वावैक क्या है। तो ये हमने खुद से हमारे इंडिया की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनके थ्रू लॉन्च की हुई एक वैक्सीन है जो कि सर्वाइकल कैंसर को टैकल करवाती है। सवाल यह है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। तो सर्वाइकल कैंसर दोस्तों वेमेन के सर्विक्स वाले पार्ट के अंदर में डेवलप होता है। जब बात करते हैं सर्विक्स पार्ट की, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक वेजाइना का पूरा स्ट्रक्चर है। यहीं पर आपको ये सर्विक्स देखने को मिलेगा। इस सर्विक्स में इस प्रकार से जो कैंसर टिश्यूज़ हैं वो यहाँ पर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, इस फोटो को आप और अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो सर्विक्स है, यहाँ पर आपको सर्विक्स देखने को मिलेगा। इसी सर्विक्स वाले हिस्से में कैंसरस टिश्यूज़ यहाँ पर इंक्रीज होने लगते हैं। ये आप देख पाओगे कैंसर के टिश्यूज़ हैं, यही कहलाता है सर्वाइकल कैंसर। और ये चौथा सबसे कॉमन प्रकार का कैंसर देखने को मिलेगा वेमेन में। और जैसे मैंने बोला ये दुनिया का डेटा है, और इंडिया में भी यहाँ पर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को मिल जाता है महिलाओं के अंदर में। और इंडिया से बहुत सारे केसेस यहाँ पर कंट्रीब्यूट होते हैं पूरे दुनिया के अंदर में। ऑलमोस्ट सभी प्रकार के जितने भी सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं, 99% जो केसेस हैं वो सब ह्यूमन पपिलोमा वायरस से लिंक हुए हुए होते हैं, यानी इसी वायरस की वजह से ये सारे के सारे केसेस नज़र आते हैं। और ये आप कह सकते हो बहुत ही कॉमन वायरस है। और आराम से अगर सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए तो सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से आराम से जो वायरस है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर वैक्सीन है हमारे पास में HPV वैक्सीन, जिसको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं और इस पर्टिकुलर कैंसर को ठीक कर सकते हैं। जब इस कैंसर का एक बार पता चल जाए तो ये मोस्ट सक्सेसफुली ट्रीटेबल कैंसर है, यानी इसको आराम से, जैसे मैंने बोला, कंप्लीटली हम ठीक कर सकते हैं। दुनिया भर में जितने भी केसेस हैं सर्वाइकल कैंसर के, उसमें से लगभग कह सकते हो कि 1/5 कैंसर के केसेस इंडिया से जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और हर साल बहुत सारी मृत्यु भी होती हैं। बोला जा रहा है कि लगभग देखो, अगर 1.25 लाख केसेस हैं तो उसमें से 75,000 डेथ हर साल हो रही हैं यहाँ पर इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से। अब सर्वाइकल कैंसर में सबसे खतरनाक कौन सा है? जैसे मैंने बोला HPV वायरस की वजह से होता है ज़्यादातर कैंसर। और HPV वायरस में भी अलग अलग इसके प्रकार होते हैं। एक होता है 14 HPV टाइप, मतलब 14 HPV प्रकार आपको देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। और इनमें से अगर आप देखोगे तो HPV में HPV टाइप नंबर 16 और HPV टाइप नंबर 18, जैसे मैंने आपको बोला था, ये सबसे ज़्यादा कारण बन चुके हैं कैंसर के। सबसे ज़्यादा जो सर्वाइकल कैंसर हैं वो यहाँ पर इन्हीं HPV 16 और 18 की वजह से होते हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो क्लियर हो गया, 70% सर्वाइकल के केसेस टाइप 16 और 18 के हमको देखने को मिल जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे आते हैं।
अब देखो यूपीएससी ने एक बार एक सवाल पूछा 2016 के अंदर में। क्वेश्चन था मिशन इंद्रधनुष को लेकर। अब जैसे यहाँ पर एचपीवी कैंपेन जब स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आएंगे, तो उस कैंपेन को लेकर सवाल बन सकता है। क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जो मिशन इंद्रधनुष है इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया, ये किस चीज़ के लिए था। तो अगर आप देखोगे तो ये मिशन इंद्रधनुष लाया गया था जो प्रेग्नेंट वेमेन है और जो चिल्ड्रन है इनके इम्यूनाइजेशन के लिए। तो ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है, इस वजह से जो ये एचपीवी वर्ड आ रहा है बार बार, इसको दिमाग में बैठा कर रखना, हेल्प कर सकता है डायरेक्टली। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो यहाँ पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जो कि हमारे जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लग्जमबर्ग के बारे में। आपसे आज मैप का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लग्जमबर्ग को अच्छे से मैप में देख लेना। तो दोस्तों लग्जमबर्ग ने कहीं ना कहीं मॉरिशस को पीछे छोड़ दिया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो कहीं ना कहीं लग्जमबर्ग इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बन चुका है, जिस वजह से प्रॉपर न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हुआ है। तो होता क्या है कि जब भी हम इकॉनमी में बात करते हैं तो जो एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई होता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। तो आज हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही समझने वाले हैं एफपीआई और एफडीआई क्या होता है। तो एफडीआई तो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। केवल नाम का फर्क नहीं है, इसमें बहुत सारे फर्क, आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। एक बार फॉरेक्स रिजर्व को लेकर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, अगर आप चेक करोगे तो आपको ज़रूर से मिलेगा। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा नहीं है बट आपको फॉरेक्स रिजर्व के बारे में मिल जाएगा। तो बात कर रहे हैं पहले हम एफडीआई की। तो एफडीआई क्या होता है? तो दोस्तों एफडीआई यहाँ पर एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। मान लो विदेश का कोई बड़ा इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो यहाँ पर हमारे देश में प्रॉपर तरीके से एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी कंपनी के अंदर में, ठीक है, किसी एंटरप्राइज के अंदर में उसको इंटरेस्ट है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसका वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे जो विदेश के इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश के स्टॉक में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट है उसमें पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं उसमें पैसा लगाते हैं, वो होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो डायरेक्ट इन्वेस्टर जब डायरेक्टली कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हो, कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर स्टॉक वगैरह परचेज कर रहे हो, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर का रोल कैसा है? तो एफडीआई वाले जो होते हैं वो एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, लगातार यहाँ पे उसमें काम करते रहते हैं। एफपीआई वाले पैसिव इन्वेस्टर होते हैं, एक बार स्टॉक खरीद के छोड़ देते हैं वो, ठीक है, स्टॉक परचेज कर लिया, छोड़ दिया उसे। फिर टाइप की बात करेंगे तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, डायरेक्टली अमाउंट आ रहा है कंट्री के अंदर में, और ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स के जरिए आ रहा है। अब बात यहाँ पे आती है डिग्री ऑफ कंट्रोल। जो भी व्यक्ति एफडीआई करता है विदेश से, उसका एक हाई कंट्रोल होता है। कंपनी में वो डायरेक्ट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो उसका कंट्रोल ज़्यादा होगा कंपनी पर। एफपीआई में उसका लो कंट्रोल होता है, बहुत ही कम कंट्रोल होता है, उसने बस खाली स्टॉक्स परचेज करे हैं, तो उसका कंट्रोल बहुत कम है। टर्म की बात करेंगे तो एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, कभी भी वो उसको निकाल सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करेंगे, एफडीआई ज़्यादा एफिशिएंट होता है, एफपीआई कम एफिशिएंट होता है, ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फिर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो जो एफडीआई है वो हमारे देश के एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, जो फिजिकल एसेट है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है। जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर में इन्वेस्ट किया जा रहा है, कंपनीज के अंदर पैसा लगाया जा रहा है। एंट्री और एग्जिट की बात करेंगे तो एफडीआई से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, निकलना अब थोड़ा मुश्किल है, जबकि एफपीआई से निकलना बहुत आसान है, आपने जो पैसा डाला था उसको विड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और जो रिस्क की बात करेंगे तो एफडीआई में स्टेबल होता है, एफपीआई में वॉलेटाइल होता है, रिस्क ऊपर नीचे होता रहता है। ऑब्वियसली बात है, जैसा कंपनी परफॉर्म करेगी उसके हिसाब से जो आपका स्टॉक का रेट है वो भी ऊपर नीचे होता रहेगा। तो एफपीआई में ये आपको देखने को मिलेगा। तो एफडीआई और एफपीआई के बीच का डिफरेंस आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पर देखते हो कि 2022-23 के अंदर में इंडिया के टॉप एफडीआई सोर्सेज कौन कौन से हैं, भारत के टॉप 5 एफडीआई के सोर्सेस, कौन से ऐसे देश जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो टॉप पर है मॉरिशस। 2022-23 की बात कर रहा हूं मैं। मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए, नेदरलैंड, जापान, ये टॉप 5 एफडीआई सोर्सेस भारत के लिए हमको देखने को मिले हैं। इंडिया के टॉप ऐसे सेक्टर जहां पर सबसे ज़्यादा पैसा आया 2022-23 के अंदर में, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो वो हमारे सर्विसेज सेक्टर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, ट्रेडिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है।
बाकी यहाँ पे आप देख पाओगे एफडीआई के अंदर में आपको गवर्नमेंट अप्रूवल वगैरह की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जो एफडीआई है इसको एडमिनिस्टर करता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और साथ ही साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि जो एफपीआई है इसको यहाँ पे कौन रेगुलेट करता है, तो इसकी रेगुलेटरी बॉडी है सेबी। सिंपल सी बात है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट है उस स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी खुद ही सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो एफपीआई आता है वो हमारे जो स्टॉक्स वगैरह है उसमें तो इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। बाकी जो डिफरेंसेस है वो ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको जानने को मिली होगी। और दूसरी बात देखो यार ना, कई सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर वीडियो लेट आ रहा है। पिछले 3 दिनों से वीडियो लेट हो चुका है, मैं जानता हूँ, देखो काफ़ी लेट हो जाता है, बट बीच में जो हम लोगों ने टाइम मेंटेन किया था, लगभग मॉर्निंग में हम 8 साढ़े 8 तक वीडियो ला रहे थे, वैसे यहाँ पर हो जाएगा, डोंट वरी। कल से मैं कोशिश करूँगा मॉर्निंग में आपका 8:30 तक या मैक्सिमम 9 बजे तक जो वीडियो है वो आपको मिल जाया करे, ठीक है। क्योंकि मुझे भी फिर इश्यूज़ होते हैं यार, लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर लगातार वो मतलब देख पाओगे कंप्लेंट्स करते रहते हैं इस बात को, यार ऊपर नीचे होता रहता है, कभी जल्दी आ रहा है तो कभी लेट आ जाता है, कई सारे इश्यूज़ होते हैं, उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। बाकी वीडियो के अंदर जो कंटेंट है वो देखो, जैसे आज का हमारा न्यूज़पेपर है, आप खुद भी ओपन करके देखिए, और भी कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे बताना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कोई ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल नहीं है। जो भी थी इंपॉर्टेंट डेटा वो सब मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको केवल हेडिंग पढ़कर लग सकता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है या ये वो है, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा भी तो होना चाहिए ना, है ना। तो सारी बात ये है, तो पहले आपने सिलेबस पढ़ना होगा। अब कई सारे लोग हैं सर ये बोलते हैं ये वाला आर्टिकल, उन्हें कई बार मुझे आर्टिकल शेयर किया, मैंने उनको बताया, उनको मैंने सिलेबस का पोर्शन दिखाया कि भैया आपका ये जो आर्टिकल है मैच नहीं हो रहा है, आप अपने हिसाब से चलोगे, अपने अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसके अलावा भी काफ़ी कुछ सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ढेर सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैक्सिमम चीज़ें मैं वीडियोज़ में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी सेपरेट आर्टिकल्स ले आता हूँ, जैसे आप देखोगे आज मैंने अलग से जो दूसरे एडिशनल सोर्सेज होते हैं वहाँ से आर्टिकल्स ऐड नहीं किए हैं, तो हमारा डिस्कशन शॉर्ट रहा है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर कोई बात नहीं, कभी कभी डिस्कशन शॉर्ट चलता है। आज संडे भी है, संडे में ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है। हाँ बाकी हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग वाले वीडियो की, माफ़ी चाहूँगा बीच बीच में यहाँ पर मॉर्निंग वाला वीडियो हमें बंद करना पड़ता है, बट कल से यहाँ पर मॉर्निंग वाला वीडियो स्टार्ट हो जाएगा आपका, जो मॉर्निंग के 5 बजे है। तो डेली बेसिस पर रोज़ सुबह 5 बजे आपको इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो मिल जाया करेगा, उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, कल आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में आपका द हिंदू का वीडियो आ जाएगा। दोनों वीडियोज़ अगर आप प्रॉपरली ऑनेस्टी के साथ में रेफर करते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी करंट इश्यूज़ जो हैं वो आपके छूट रहे होंगे। आप मैक्सिमम करंट आर्टिकल्स जो हैं या क्वेश्चंस जो हैं वो उसको आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। अब यार क्वेश्चन प्रीलिम्स वाला यहाँ पर लाना ही भूल गए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसको मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। या फिर एक सेकंड को मैं आपको वो दिखाता हूँ। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग कल उस क्वेश्चन को देख लेंगे। ना मिलते हैं अभी के लिए, आज के लिए जितना भी था सारा सेशन कम आप। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।